नमस्ते। आज हम दौलत बनाने के जो राज हैं उनकी दुनिया में ज़रा गहराई से उतर रहे हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई करोड़पति मतलब महंगी गाड़ियाँ, बड़े बंगले, वो चमक-दमक वाली पार्टियाँ। लेकिन क्या ये वाक़ई सच है? आज हमारे पास थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको की एक बहुत ही चर्चित किताब है, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, द सरप्राइजिंग सीक्रेट्स ऑफ अमेरिकाज़ वेल्थी। इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। ये किताब कई सालों की रिसर्च का नतीजा है और इसने अमीर लोगों के बारे में हमारी जो सोच है उसे काफ़ी हद तक बदला है। तो आज इस चर्चा का मकसद है कि इन अंशों के जरिए ये समझें कि असल में करोड़पति कौन होते हैं, उनकी आदतें कैसी होती हैं और वो अपनी संपत्ति बनाते कैसे हैं। ये जानना वाकई दिलचस्प होगा कि जो हम सोचते हैं वो सच है या मतलब बस एक मिथक। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल, ये किताब ना एक तरह से आईना दिखाती है। ये उन आम धारणाओं को तोड़ती है जो शायद मीडिया या फिल्मों के जरिए हमारे दिमाग में बैठ गई हैं। और इसका सबसे बड़ा खुलासा, जैसा आपने कहा, यही है कि असली करोड़पति अक्सर वैसे नहीं दिखते जैसा हम उन्हें तस्वीरों में देखते हैं। और यहीं से बात काफ़ी दिलचस्प होनी शुरू होती है। रिसर्च बताती है कि वे हमारे और आपके जैसे ही मोहल्लों में रहते हैं, बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं। उनकी दौलत का राज किसी दिखावे में नहीं, बल्कि गहरे अनुशासन, लगातार मेहनत और समझदारी भरे वित्तीय फैसलों में छिपा है। अरे ये तो पहली बात काफी चौंकाने वाली है। मतलब वो लैम्बोर्गिनी और गुच्ची वाले लोग असल करोड़पतियों का सही चेहरा नहीं है। तो फिर ये असली करोड़पति जिनकी ये किताब बात कर रही है, वे हैं कौन? जीते कैसे हैं वो लोग? हाँ, ये सबसे बड़ा मिथक है जिसे ये किताब तोड़ती है। शोध के अनुसार ज्यादातर करोड़पति पहली पीढ़ी के अमीर होते हैं, मतलब जिन्होंने अपनी मेहनत और बचत से संपत्ति बनाई है, ना कि उन्हें विरासत में मिली है। वे अक्सर ऐसे बिजनेस चलाते हैं जिन्हें शायद हम ग्लैमरस न समझें, जैसे कोई वेल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हो या पेस्ट कंट्रोल सर्विस वाला या चावल का किसान। वे आमतौर पर ऐसी गाड़ियां चलाते हैं जो कई साल पुरानी होती हैं और सूट भी डिस्काउंट पर खरीदते हैं। उनके लिए ना अपनी आर्थिक आज़ादी ज़्यादा मायने रखती है, बजाय इसके कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं या वे कितने अमीर दिखते हैं। वो जो सामाजिक दिखावा होता है, स्टेटस सिंबल्स, वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में काफ़ी नीचे होता है। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि वे कंजूस होते हैं या फिर उनका ध्यान सिर्फ पैसे बचाने पर ही रहता है? कंजूस शायद सही शब्द न हो। इसे मितव्ययी या फ्रूगल कहना ज़्यादा बेहतर है। वे पैसे की कद्र करते हैं, वो सोच समझ कर खर्च करते हैं और फिजूल खर्ची से बचते हैं। ये उनके जीवन का एक अहम सिद्धांत है। उनके लिए हर रुपया मायने रखता है और उसे कहाँ खर्च करना है इस पर वे विचार करते हैं, जरूर करते हैं। और इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हमेशा अपनी आय से कम खर्च करना, मतलब लिव बिलो योर मीन्स। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन असल जिंदगी में इसे निभाना मुश्किल हो जाता है। हाँ। खासकर जब आपकी आय बढ़ने लगती है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है, मतलब बिल्कुल अनुभव किया है। जैसे ही साल भी बढ़ती है, खर्चे भी उसी रफ्तार से या कभी कभी तो उससे भी तेजी से बढ़ जाते हैं। नया फोन, बड़ी गाड़ी, महंगा वेकेशन, ये सिलसिला तो चलता ही रहता है। बिल्कुल, इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पर काबू पाना। करोड़पति जो होते हैं वो इस जाल में नहीं फंसते। उनकी आय बढ़ती है, जरूर बढ़ती है, लेकिन उनके खर्चे उसी अनुपात में नहीं बढ़ते। वे उस अतिरिक्त आय को बचाने और निवेश करने पर ध्यान लगाते हैं। यही उनकी दौलत जमा होने का एक बड़ा कारण है। अच्छा, किताब में PAWS और UAWS का भी जिक्र है। ये क्या है और ये हमारी चर्चा से कैसे जुड़ते हैं? सुनने में किसी कोडवर्ड जैसा लग रहा है। हाँ, ये किताब के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। बिल्कुल, PAW का मतलब है प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, यानी संपत्ति के कुशल संचयकर्ता। ये वो लोग हैं जिनकी नेटवर्थ उनकी उम्र और आय के हिसाब से जो अपेक्षा होती है उसे कहीं ज्यादा होती है। दूसरी तरफ UAW का मतलब है अंडर अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, यानी संपत्ति के कमजोर संचयकर्ता। ये वे लोग हैं जिनकी आय तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनकी नेटवर्थ उनकी आय के अनुपात में काफी कम होती है। वे अच्छा कमाते हैं, अच्छा खर्च भी करते हैं, अमीर दिखते भी हैं, लेकिन असल में उनके पास जमा संपत्ति ज्यादा नहीं होती। ओह, ये तो बहुत ही दिलचस्प वर्गीकरण है। कमाल है। तो ये PAWs ऐसा क्या अलग करते हैं कि वह ज्यादा संपत्ति जमा कर पाते हैं? क्या राज है उनका? मुख्य अंतर उनकी आदतों और उनकी प्राथमिकताओं में है।
पॉज अपनी आय का आप मानिए 15% या उससे भी ज्यादा हिस्सा लगातार बचाते हैं और निवेश करते हैं। वे बजट बनाते हैं, अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखते हैं और कर्ज लेने से बचते हैं, खासकर वो उपभोक्ता कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड का भारी बिल या महंगी कार का लोन। वे अपनी वित्तीय योजना बनाने में समय देते हैं, बाकायदा प्लानिंग करते हैं। इसके विपरीत यूएडब्ल्यूज अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। वे अक्सर सामाजिक दबाव में आकर महंगी चीजें खरीदते हैं ताकि वे सफल दिखें। उनकी बचत दर बहुत कम होती है और वे अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादा आय होने के बावजूद वे दौलतमंद नहीं बन पाते, क्योंकि वे पैसे को रोकते नहीं, उसे बस बह जाने देते हैं। इससे तो ये बात और पक्की होती है कि आय और दौलत एक ही चीज नहीं है। इनकम और वेल्थ ये अलग अलग है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे अक्सर लोग, मुझे लगता है, नजरअंदाज कर देते हैं। हो सकता है एक डॉक्टर या वकील साल का 50 लाख कमा रहा हो, पर वो एक छोटे बिजनेस वाले से कम अमीर हो जो शायद साल का 15 लाख कमाता है, लेकिन बचत और निवेश उससे कहीं ज्यादा करता है। बिल्कुल सही। दौलत आपकी तनख्वाह से नहीं मापी जाती, वो आपकी नेटवर्थ से मापी जाती है। नेटवर्थ यानी आपकी कुल संपत्ति जैसे घर, निवेश, बचत वगैरह में से आपकी कुल देनदारियां, मतलब लोन, उधार, ये सब घटाने के बाद जो बचता है। एक व्यक्ति जिसकी आय बहुत ज्यादा है लेकिन उसके खर्चे और कर्ज भी उतने ही ज्यादा हैं, तो उसकी नेटवर्थ कम या नकारात्मक भी हो सकती है। जबकि कम आय वाला व्यक्ति अगर अनुशासित होकर बचत और निवेश करता है तो समय के साथ अच्छी खासी नेटवर्थ बना सकता है। तो ये अनुशासन आता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर की बात है, या इसके लिए कोई ठोस योजना बनानी पड़ती है? देखिए, इच्छा शक्ति तो जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है बजटिंग और प्लानिंग। किताब के जो अंश हैं वे बताते हैं कि करोड़पति हवा में तीर नहीं चलाते हैं। बिल्कुल नहीं। वे अपने वित्तीय भविष्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं, जैसे रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना बचाना है, वगैरह वगैरह। वे अपने हर खर्च का हिसाब रखते हैं, उन्हें पता होता है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, एक एक रुपए का हिसाब। वे महीने या साल का बजट बनाते हैं और उस पर टिके रहने की पूरी कोशिश करते हैं। वे आवेग में आकर, मतलब इम्पल्स बाइंग से बचते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसे लगातार करना, कंसिस्टेंसी रखना, यही असली चुनौती है और शायद यही उनकी सफलता का राज भी है। ठीक है, तो उन्होंने पैसे बचा लिए, अपनी आय से कम खर्च किया, बजट भी बना लिया, लेकिन सिर्फ पैसे बचाने से तो कोई करोड़पति नहीं बन जाता ना। पैसों को बढ़ाना भी तो पड़ता होगा। यहाँ निवेश की क्या भूमिका है? इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। बचत पहला कदम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दौलत बनाने के लिए समझदारी और लगातार निवेश करना, मतलब इन्वेस्ट वाइजली एंड कंसिस्टेंटली, ये उतना ही जरूरी है। और यहाँ भी उनकी सोच जो है वो आम धारणा से थोड़ी अलग है। वे जल्दी अमीर बनो वाली योजनाओं से या सट्टेबाजी से या बहुत जोखिम भरे निवेशों से दूर रहते हैं। उनका नजरिया लंबी अवधि का होता है, लॉन्ग टर्म। वे ऐसे विकल्पों में निवेश करते हैं जहां पैसा समय के साथ धीरे धीरे लेकिन सुरक्षित रूप से बढ़ सके, स्टेबल ग्रोथ। जैसे कि किस तरह के निवेश करते हैं वो लोग? वे अक्सर स्टॉक मार्केट में, अच्छी जानी मानी कंपनियों के शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, खासकर इंडेक्स फंड में, बॉन्ड्स में और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। लेकिन वो रोज रोज खरीदते बेचते नहीं है, जिसे कहते हैं ना ट्रेडिंग, वो नहीं करते। वे बाय एंड होल्ड यानी खरीद कर लंबे समय तक रखने की रणनीति अपनाते हैं। वे बाजार के रोजाना के उतार चढ़ाव से घबराकर अपने निवेश निकालते नहीं हैं। उनमें धैर्य होता है, पेशेंस। वे अपने निवेश पर लगने वाली फीस और टैक्स को लेकर भी काफी सजग रहते हैं और कोशिश करते हैं कि ये कम से कम हो। वे मानते हैं कि कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जो असली जादू है वो लंबी अवधि में ही दिखता है। यानी धैर्य और निरंतरता, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, यही उनके निवेश का मूल मंत्र है। ये सुनने में उतना ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन शायद यही काम करता है। अच्छा, एक और बात जो किताब में कही गई है वो परिवार और बच्चों को लेकर है। क्या वे अपनी दौलत बच्चों को आसानी से दे देते हैं? क्या होता है वहाँ? ये एक और दिलचस्प पहलू है। बिल्कुल। किताब के अंश बताते हैं कि ज्यादातर करोड़पति
अपने बच्चों को सीधे तौर पर बहुत ज्यादा आर्थिक मदद देने से बचते हैं, जिसे वो इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर कहते हैं। मजेदार टर्म है। उनका मानना है कि इससे बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाते और उनमें पैसे की कद्र, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बिल्कुल। इसके बजाय वे अपने बच्चों को वित्तीय अनुशासन सिखाने पर ज्यादा जोर देते हैं, टीच फाइनेंशियल डिसिप्लिन। वे उन्हें मेहनत का मूल्य, बचत का महत्व और समझदारी से खर्च करने की सीख देते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी अगली पीढ़ी भी पैसों को लेकर जिम्मेदार बने, ताकि जो संपत्ति उन्होंने बनाई है वो न सिर्फ बनी रहे बल्कि और बढ़े। मतलब वे उन्हें सीधे पैसे नहीं देते, बल्कि पैसे कमाने और संभालने का हुनर सिखाते। ये तो बहुत दूर की सोच है। वाकई हाँ, वे जानते हैं कि अगर बच्चों में वो अनुशासन और जिम्मेदारी नहीं होगी तो कितनी भी बड़ी संपत्ति क्यों ना हो, उसे खत्म होने में ज्यादा देर नहीं लगती। इसीलिए वे मूल्यों और आदतों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, पैसे से ज्यादा। कई बार तो वे अपने बच्चों को अपनी असल संपत्ति का अंदाजा भी नहीं लगने देते, ताकि वे एक सामान्य जीवन जी सकें और मेहनत करने के लिए प्रेरित हों। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो द मिलेनियर नेक्स्ट डोर के इन अंशों का मुख्य संदेश क्या निकलता है? दौलत का असली राज क्या है आखिर? सार यही है कि दौलत बनाना कोई लॉटरी जीतने जैसा नहीं है, ना ही ये सिर्फ ऊंची आय का नतीजा है। ये किस्मत की बात नहीं है। ये अनुशासन, मितव्ययिता, योजनाबद्ध तरीके से बचत, लगातार और समझदारी से निवेश और अपनी आय से कम खर्च करने जैसी आदतों का नतीजा है। ये आदतें मिलकर एक ऐसी जीवन शैली बनाती हैं जो धीरे धीरे समय के साथ संपत्ति का निर्माण करती है, वेल्थ क्रिएशन। और ये भी कि असली करोड़पति अक्सर वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा अमीर दिखते हैं। वे सादगी पसंद करते हैं, दिखावे से दूर रहते हैं और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को सामाजिक प्रतिष्ठा से कहीं ज्यादा महत्व देते हैं। वे शांत रह के चुपचाप अपना काम करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि किताब में कहा गया है, और ये बात इन अंशों में भी साफ झलकती है। वेल्थ इज नॉट द सेम एज इनकम। इफ यू मेक अ लॉट बट स्पेंड इट ऑल, यू आर नॉट वेल्थी, यू आर जस्ट लिविंग पेचेक टू पेचेक। यानी दौलत और आय एक ही चीज नहीं है। अगर आप बहुत कमाते हैं लेकिन सब खर्च कर देते हैं तो आप अमीर नहीं हैं, आप बस एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक जी रहे हैं। सच्ची वित्तीय सुरक्षा बाहरी चमक दमक में नहीं है, बल्कि आपकी ठोस वित्तीय आदतों में है। आपकी आदतें ही आपकी दौलत का भविष्य तय करती हैं। तो ये अंश हमें एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। करोड़पति शायद हमारे बगल में ही रहते हों, एक आम सी जिंदगी जीते हुए, बिना किसी शोर शराबे के। असली दौलत कोई रातों रात बनने वाली चीज नहीं, बल्कि ये सालों के शांत, अनुशासित और लगातार किए गए प्रयासों का फल है। और जाते जाते एक सवाल हम सब सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के समाज में जहां अमीर दिखने का इतना दबाव है, सोशल मीडिया का जमाना है, क्या ये दबाव हमें अपने वास्तविक वित्तीय लक्ष्यों से भटका रहा है? क्या हम बाहरी दिखावे के चक्कर में उन अनुशासित आदतों को अपनाने से चूक रहे हैं जो सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता दिला सकती हैं? इस किताब के सिद्धांतों की रोशनी में हम अपने खर्च करने और बचाने की आदतों को कैसे देख सकते हैं और उनमें क्या बदलाव ला सकते हैं, इस पर विचार करना शायद हम सब के लिए फायदेमंद हो सकता है।